था, लेकिन उसमें भी ठगी हो जा रही है, बेचारा चला जा रहा है, लेकिन पैसा तो चला जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे साथ ठगी हो गई है। तो अब ये हमारे आधुनिक समय के साथ जो है आधुनिक जो है अपराध जो है बढ़ रहा है, तो उसको आप कैसे उससे निपट रहे हैं और कैसे सुरक्षित कर रहे हैं अपने क्षेत्र अच्छा, आप चाह रहे हैं कि मैं जल्दी शॉर्ट में करूंगा, मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट आ जाऊंगा। मैं एक सब्जेक्ट को पकड़ लिया तो जैसे लेक्चर हो जाता है इस तरीके से चला गया मैं। लेकिन वर्तमान जो अपराध हो रहे हैं हर तरीके से अलग अलग होते हैं। जैसे अपने यहाँ रह रहे हैं मनिंदगढ़ में, तो मनिंदगढ़ एक छोटा सा टाउन है, जिला जरूर है, तो यहाँ समस्याएं आपराधिक दृष्टि से या पुलिस की दृष्टि से हम देखेंगे तो संपत्ति संबंधी अपराध की घटनाएं इतनी ज़्यादा नहीं हैं, और शहर की अपेक्षा। अभी बीच में आमा खेरवा में 3-4 चोरी हो गई थी, पेपर में अभी आया होगा, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें अभी हमारे पास ऐसे सूत्र हैं कि उसमें 2-3 चोरियों के घटनाओं का पता चल जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अभी वर्तमान में यहाँ ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अपन कोयले की खदान के आसपास रहते हैं, जहाँ यूनियनें चलती हैं, तो उनके पहले यूनियन बहुत सक्रिय रहती थी, उस समय लॉ एंड ऑर्डर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अभी वो लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ नहीं है। ट्रैफिक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा यहाँ नहीं है, बाईपास रोड बनने से बड़े वाहन शहर के बाहर से चले जाते हैं। बीच में सेंटर पॉइंट है जहाँ पर यातायात की समस्या है जी। और दूसरा, यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपराध की ओर नहीं है जैसे अन्य शहरों में, लेकिन यहाँ एक नशीला इंजेक्शन और नशे की जो टैबलेट्स होती हैं उसका ज़रूर यहाँ क्षेत्र में प्रचार हो रहा है। अभी 2-3 केस हमने पकड़े भी हैं। तो वर्तमान में जो समस्याएं शहरों में रहती हैं, बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, अपराध को रोकने के लिए कुछ विशेष अभियान आपके द्वारा चलाया जा रहा हो, ताकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नशे की जो गोलियां हैं, नए तरीके से अपराधी की जो घटनाएं हो रही है। देखिए, अपराध रोकने के लिए हर जगह की अलग अलग योजनाएं रहती है। जैसे अपना मनिंदगढ़ है, यहाँ कौन से अपराध हो रहे हैं उसको ध्यान में रख के अपराध पर रोकथाम की योजना बनाई जाती है। और जो एक सामूहिक अपराध जैसे लोग करते हैं, गैंग करती है, उठाईगिरी करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, लालच करते हैं, फिशिंग करते हैं, उसका अलग योजना है। और यहाँ शहर में जो अपराध हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, सामान्य अपराध यहाँ ज़्यादा घटित होते हैं। जी, अब बात करते हैं शिक्षा को लेकर। शिक्षा, जैसे सभी जानते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने कई पीढ़ी को अच्छा कर जाता है। तो जिला शिक्षा अधिकारी इस वक्त हमारे साथ हैं, अजय मिश्रा जी। तो आप ये बताइए, जिले में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? चूंकि नया जिला है और चुनौतियां जो है अनेक हैं आपके सामने, इस बीच में आप कैसे जो है शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं? एमसीबी नवगठित जिला 9 सितंबर 2022 से अस्तित्व में आया। 9 सितंबर को मैं स्वयं भी शहर में उपस्थित था और मैं जिले वासियों के चेहरे पे जो उस दिन खुशी देखा जिले के गठन को लेके, मैं स्वयं भी बहुत आश्चर्यचकित रहा। जिला गठन होने के बाद इस जिले को 3 विकासखंड मिले जो अविभाजित कोरिया के पार्ट थे, मनेंद्रगढ़, भरतपुर और खड़गवा। जब हम इन तीनों विकास खंडों में शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे भरतपुर विकास खंड, जो कि इस जिला हेडक्वार्टर से 110 किलोमीटर पे जनकपुर हेडक्वार्टर है, और जनकपुर के तमाम स्कूल, तमाम गांव, तमाम शहर बहुत दूर हैं और वो एमपी के बॉर्डर को टच करते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा की व्यवस्था को चाक चौबंद व्यवस्थित करना, शिक्षा की व्यवस्था को बहुत व्यवस्थित करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए था। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ये तीनों स्कूलों की संख्या को यदि हम ज़िले का मिलाएं तो 900 स्कूल्स हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और वहीं पे 130 हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, 9 स्कूल
अनुदान प्राप्त हैं, जो शासन से अनुदान मिलता है, उससे स्कूल का संचालन होता है। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमारे ज़िले में शिक्षा की व्यवस्था को लेके है। फिर भी मेरी पदस्थापना इस ज़िले में पहले जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में हुई, इसलिए ज़िले को पहले दिन से ही मैं देख रहा हूँ, यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था को देख रहा हूँ। मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक अच्छी शिक्षा हम अपने बच्चों को स्कूलों में अच्छी शिक्षा दे सकें, समस्त स्कूलों में वहाँ पे एक अच्छा अनुशासन दे सकें, एक अच्छे संस्कार दे सकें, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। मैं 2 एग्जाम्पल से अपनी बात को इस संबंध में रखना चाहूँगा। बिल्कुल। क्योंकि इस जिले को, नवगठित जिले को 2 वर्ष हुआ है पूर्ण हुए, और 2 वर्ष पूर्णता होने के बाद 2 बार यहाँ पे बोर्ड की परीक्षाएं हुई है, 10th और 12th की। वो मैं बताना चाहूँगा कि पहली परीक्षा जब बोर्ड की हुई थी लास्ट ईयर की, उसमें अपने ज़िले की एक बच्ची जो विजय इंग्लिश मीडियम स्कूल की है, उसने 12वीं कक्षा में राज्य में 6वां स्थान प्राप्त किया था। और इस साल जो परीक्षा परिणाम आया है उसमें भी हमारे ज़िले की एक बच्ची 10th में 10वां स्थान प्राप्त करी है। तो हमने इस दिशा में अपना प्रयास जारी रखा है। निश्चित तौर पे हमारे कुछ स्कूल्स हैं जो रिमोट एरिया में हैं, काफ़ी दूर हैं, वहाँ भी हम शिक्षा की व्यवस्था को अच्छा करने में लगे हुए हैं, और हमारे शिक्षा विभाग की पूरी टीम अनवरत इस काम के लिए प्रयास कर रही है। अच्छा, चूंकि हम संवारने की बात कर रहे हैं, ऐसे में शिक्षा में आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए आगे? क्या ज़रूरत है आपके पास? शिक्षकों की कमी है या स्कूलों की कमी है? बच्चों को आप कैसे जो है गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे सकते हैं? जहाँ तक शिक्षा को संवारने की बात है, मेरी कोशिश और मेरे पूरे टीम की कोशिश अनवरत जारी है। फिर भी मैं कुछ कमियां हैं अपने विभाग में, जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, पूरे स्कूल्स को यदि हम मिला दें तो लगभग 50,000 छात्र छात्राएं अपने स्कूलों में अध्ययनरत हैं। उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था अच्छे ढंग से मुहैया करा पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन मेरा प्रयास उस वक्त जारी है। अभी आगे आगामी शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमने बहुत सी कोशिशें करी है, और उन कोशिशों में हमारे ज़िले के साथ राज्य के 4 ज़िले एक साथ बने थे, जिसमें चौथा जिला एमसीबी था। और चारों ज़िलों में हमने, हमारी जो कोशिश रही, माननीय कलेक्टर साहब के सहयोग से हमने पहली दफ़े आपके शहर में नीट परीक्षा का केंद्र कराया। केवल सरगुजा संभाग में यदि नीट परीक्षा का केंद्र देखें तो केवल अंबिकापुर में है, और दूसरा केंद्र मनेंद्रगढ़ में। बिल्कुल, ये बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद हमारे पूर्व कलेक्टर नरेंद्र दुग्गे साहब थे, उनके प्रयास से हमने व्यापम की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, व्यावसायिक परीक्षा मंडल की सारी परीक्षाओं का सेंटर आपके मनेंद्रगढ़ में रहा है। अब अभी कुछ दिन पहले सारी परीक्षाएं 1 by 1 कंडक्ट भी हो रही हैं। ये हमारी उपलब्धि रही है कम समय में, और आने वाले समय में लोक सेवा आयोग की भी जो परीक्षा होगी उसका केंद्र इस शहर में होगा। हमने करस्पॉन्डेंस ऊपर स्तर पे कर चुके हैं। बिल्कुल, हमारी कुछ मुख्य उपलब्धियां रही है और जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और इन परीक्षाओं के आयोजन में हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। इन परीक्षाओं को बच्चे सम्मिलित होने के लिए वो दूर के बड़े बड़े शहरों में जाते थे, और बच्चों के पास साधन, संसाधन, आर्थिक दिक्कतें, जिस वजह से बहुत से बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। लेकिन चूंकि ये शहर में, हमारे मनेंद्रगढ़ शहर में ये सारे केंद्र, अभी पिछली परीक्षा जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल की हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 22 परीक्षा केंद्र इस शहर में था, और लगभग 5,502 बच्चों ने उस परीक्षा में भाग लिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, संवारेंगे के तहत एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिले की जी। मतलब अब माना जाए कि अब जो है एमसीबी से आईएएस, आईपीएस और जो है डिप्टी कलेक्टर तमाम लोग निकलेंगे यहाँ से, अब मिलेंगे सर। हमने कोचिंग की भी व्यवस्था की, हमारी प्लानिंग हुई है कि हम एक बढ़िया कोचिंग सेंटर अपने ज़िले को दे सकें, उसकी प्लानिंग हमारी हो रही है। और निश्चित तौर पे जैसा अभी आपने कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उच्च पदों पे जो बच्चे चयनित होते हैं, निश्चित तौर पे इस शहर से भी होंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी जी। तो हमारे साथ जो है सीएमएचओ भी मौजूद हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, मन हो चंगा तो कटौती में गंगा। आदमी तभी चंगा होता है जब वो स्वस्थ होता है। तो क्या स्थिति है कि यहाँ के लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहें? अगर उनको स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो कैसे आप उनको जो है
इलाज मुहैया कराते हैं, क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ 24 को ये मंच उपलब्ध कराने के लिए, मुझे एमसीबी ज़िले की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बताने के लिए ये मंच दिया आपने। तो जैसा कि आपको पहले से विदित होगा कि पूर्व वर्षों की तुलना में स्वास्थ्य विभाग निरंतर जो है मनिंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में जो है प्रगतिरत है। बहुत तेज़ी से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। आज हमारे ज़िले में 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। पूर्व में 3 थे, अभी 5 हैं, और 5 में से 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे जो है वो FRU, फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में हैं, जहाँ पर हम विशेषज्ञ स्तर की जो है सुविधाएं जो है उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने में, मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस ज़िले में, हमने आकर के प्रयास किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जिला है, बहुत सौभाग्य की बात है। और हमने पिछले 1-1.5 माह में यहाँ पर तीनों ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑपरेशन थिएटर को फंक्शनल किया है। तीनों ही जगह सीजरियन सेक्शंस की सुविधाएं सभी लोगों को प्राप्त हो रही हैं। और अभी कल ही हम लोगों ने एक 5 बेड का जो है ICU डायलिसिस यूनिट का हम लोगों ने शुभारंभ किया, जिसमें 4 मशीनें सामान्य की हैं और एक जो है हेपेटाइटिस पॉजिटिव मशीन भी है, जिसके लिए पहले यहाँ के लोगों को अंबिकापुर या बैकुंठपुर या और दूरस्थ इलाकों में जाना पड़ता था। और आप जानते हैं कि आज की तारीख में जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ रही हैं लगातार। जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, और लंबे समय तक यदि ये बीमारियां रहती हैं अनकंट्रोल्ड रूप से, तो सर्वप्रथम किडनी और हृदय पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो जो CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग और राज्य शासन का निरंतर ये प्रयास है कि डायलिसिस यूनिट जैसी सुविधा हम प्रत्येक विकासखंड स्तर पर दें। तो जो हमारे ज़िले में पहली शुरुआत मनिंदगढ़ से हुई है, और आगामी कुछ महीनों में और 2 विकासखंडों में भी ये सुविधाओं का प्रारंभ किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15-15 बेड के 2 ICU भी स्वीकृत हुए हैं। एक मनिंदगढ़ में हम प्रारंभ करेंगे, एक चिरमिरी में प्रारंभ करेंगे। कल ही माननीय मंत्री जी ने एक घोषणा ही की है लगभग कि 10 नवंबर के आसपास हम लोग जिला चिकित्सालय चिरमिरी का भी लोकार्पण करेंगे। दोनों जगह के लिए CT स्कैन मशीन भी स्वीकृत हो चुकी हैं। तो जिस आप देखेंगे कि निरंतर जो है बहुत ही कम समय में हमको जो विशेषज्ञ और उससे भी ऊंचे स्तर की जो सेवाएं हैं वो मनिंदगढ़ और चिरमिरी, भरतपुर जिले को मिल रही हैं। कल एक हम लोगों ने बहुत मेगा हेल्थ कैंप किया था, आप लोगों की जानकारी में होगा। उम्मीद से बढ़कर उसमें 1800 लोगों के आसपास लोग मरीज उसमें पहुँचे। इन सबकी जाँच हुई। रायपुर के 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स आए थे, और उसमें करीब 200 से ऊपर लोगों को हम लोगों ने गंभीर बीमारियों के लिए चिन्हांकित किया है, जिनको कि हम रायपुर ले जा करके जिनका इलाज कराएंगे। 6 कैंसर के मरीज भी उसमें डायग्नोस हुए हैं, जिनका इलाज भी शासन जो है निःशुल्क कराएगा। तो आप देखेंगे कि निरंतर जो है मतलब डाउन द लाइन हर व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, जो आर्थिक रूप से यदि कहीं कमजोर है, तो शासन की प्राथमिकता है उसको निःशुल्क और एक उच्च क्वालिटी की स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएं। मनिंदगढ़ के नेचर के अनुसार हम देखें तो यहाँ चुनौतियाँ कहाँ पर है? कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा जो है पैर पसार रहा है, जिसको आप कैसे रोकेंगे? रणनीति क्या है आपकी उसको लेकर? रणनीति देखिए, जैसा कहते हैं कि इलाज से बेहतर जो है यदि उसको हम प्राथमिक स्थिति में, प्राथमिक उपचार की स्थिति में उस बीमारी को हम रोक लें तो वो बहुत मतलब उत्तम रहेगा। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले यदि हम शुरुआत करें तो जीवन की शुरुआत होती है गर्भवती माता से। सबसे पहले एक सुरक्षित प्रसव और सुरक्षित मातृत्व यदि उस पर हम विशेष ध्यान दें तो वहाँ पर हम जो है बर्डन ऑफ डिसीज को 25 से 30% तक हम कम कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर आता है। एक सुरक्षित प्रसव हो जाए, एक हेल्दी बेबी, स्वस्थ बच्चा जो है अपना जीवन में आए, और उसके बाद उसको हम जो है इम्यूनाइजेशन के द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा करीब 13 या उससे अधिक बीमारियों से भी हम उसको बचाते हैं, जिससे वो विकलांगता और इन सब का शिकार नहीं होता है। तो जो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये हमारा प्रयास तो है कि 100% जो है सेफ डिलीवरीज हों, सेफ मदरहुड हो और 100% फुल इम्यूनाइजेशन हो, जिससे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस पर अन्य चीज़ों का लोड ना आए। एक विकलांग बच्चा, एक कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी सिस्टम पे एक अपने आप में एक बर्डन होता है जी। तो वहाँ पर फिर उससे आगे यदि हम बढ़ेंगे तो फिर व्यस्क होता है आदमी जब जो है, उसके बाद तो जीवन शैली में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। आजकल जो मैंने अभी पहले भी कहा कि लगभग हर 5वां-6वां व्यक्ति हाइपरटेंसिव या डायबिटिक हो रहा है और उससे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो जीवन शैली को लेकर के हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चल रहे हैं जी। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को नज़र में रखते हुए शासन नई योजनाएं ला रहा है। निःशुल्क इलाज, आयुष्मान योजना जैसे देख लें,
आज आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का इलाज जो है मुफ्त है, सभी को पता है। उससे के बाद भी यदि किसी को आवश्यकता है तो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में 20 लाख रुपए तक का इलाज उपलब्ध है। बस केवल योजनाओं की जानकारी जन जागरण तक पहुंचाना है और हर स्तर पर हमको अपनी सेवाओं को पहुंचाना है। देखिए, एक अहम सवाल यह है, जब किसी गरीब के घर में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है और ऐसे में उनके पास पैसे नहीं होते, तो कई लोग जो हैं अपनी ज़मीन को साहूकार के बीच जाकर जो है फंस जाते हैं, और ऐसे में उनको बिना पैसे के इलाज के लिए जो है आयुष्मान की सुविधा है। तो क्या यहाँ के गरीबों को, हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी में इसका फायदा मिल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, एमसीबी जिले के सभी जो शासकीय केंद्र हैं उनमें तो आयुष्मान कार्ड का लाभ सबको तत्काल मिल रहा है और 70% से ज़्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा चुके हैं। और ये प्रगति आने वाले 3 माह में मतलब जो मेरी टीम और मेरा प्रयास है आदरणीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, कि हम लोग आने वाले 3 महीनों में 90% से ज़्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड बना देंगे। कार्ड बनाना ही केवल उसका सॉल्यूशन नहीं है, कार्ड का उपयोग लोगों को बताना और उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना। तो अगली प्राथमिकता हमारी यही है कि उन कार्ड के उपयोग करने के लिए अधिक से अधिक केंद्रों में हम लोग वो व्यवस्थाएं बनाएं। अच्छा, इस कार्ड में कितना का जो है इलाज करा सकते हैं? क्या क्या है इसका प्रावधान कार्ड में? आयुष्मान केंद्र में 5 लाख 50,000 क्या कितना है? जो बीपीएल के जो लोग हैं उनको 5 लाख तक की सुविधा और एपीएल के लोगों को 50,000 तक की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आयुष्मान कार्ड के अलावा भी यदि आप देखेंगे तो चूंकि शासकीय संस्थाएं हैं, शासकीय संस्थाओं में यदि कहीं शुल्क है, बहुत नाम मात्र का शुल्क है, ऐसा कोई शुल्क नहीं है। जैसा आपने कहा कि गरीब परिवार के लोग होते हैं, बीमार पड़ते हैं, जमीन जायदाद बेचना पड़ जाता है, उसको इंग्लिश में कैटास्ट्रोफिक लॉस बोलते हैं। वास्तव में ये बहुत मतलब चिंता का विषय है यदि ऐसा होता है तो। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि उसको वास्तविकता में जानकारी है योजना की तो ऐसा नहीं होगा किसी परिवार में। जी बिल्कुल। अब आ जाते हैं बात फिर सुरक्षा को लेकर। तो अशोक जी, आपसे सवाल यही है कि जो लगातार हम देख रहे हैं आपके जनता के बीच में भी गए, उनसे भी हमने जाना कि क्या स्थिति है सुरक्षा को लेकर। तो ज़्यादातर जो है महिलाओं का कहना है यहाँ पे एक चुनौती है कि जो महिला पुलिस होना चाहिए वो उनकी संख्या कम है। तो इसके लिए आप कैसे प्रयास कर रहे हैं? चूंकि अगर